नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो आइए, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने परासरण दाब के न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ा था, आज कुछ थ्योरिकल टॉपिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है। समपरासरी विलयन, देखिए इसमें क्या बोला गया है, समपरासरी विलयन। तो समपरासरी की देखिए, सम मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समान ताप पर समान क्या रखेंगे, परासरण दाब। देखिए इससे ही समझ में आ रहा है, परासरी मतलब समान परासरण दाब रखने वाले विलयन को क्या बोलेंगे, समपरासरी। ठीक है, समपरासरी विलयन में विलयन की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं और सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C1 से। तो देखिए अगर 2 विलयन है तो C1 और C2 बराबर होंगे, 3 विलयन है तो C1 C2 C3 बराबर होंगे। अब देखिए सांद्रता को हम लिखते हैं किस में, मोल में। ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो C बराबर फॉर्मूला होता है N/B, लेकिन C1 है तो N1/V1 और C2 है तो N2/V2। अब देखिए N का फॉर्मूला होता है W/M, तो यहाँ पर N का फॉर्मूला ही लिखा है हमने W/M, और V1 पहले से ही था तो सभी में 1 लगा देंगे क्योंकि N1 के लिए है। N2 के लिए लिखेंगे तो WT/M2 × V2। कौन क्या है, W1 W2 क्या है, विलय के बाहर है। W1 पहले वाले का है, W2 दूसरे वाले का है। M1 M2 क्या है, विलय के बाहर, पहले वाले का अणु भार M1, दूसरे वाले का अणु भार हो जाएगा आपका M2, और V1 V2 क्या हो जाएगा, आयतन। अब देखिए अति परासरी विलयन, तो दो भिन्न भिन्न परासरण दाब रखने वाले विलयन में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे के सापेक्ष अधिक होता है उसे बोलते हैं अति परासरी। अति का मतलब होता है ज़्यादा। तो 2 विलयन है, मान लीजिए एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब परासरण दाब जिसका ज़्यादा है, पहले किसी और के कंपेरिजन में, तो उसको बोलेंगे हम अति परासरी विलयन। अल्प परासरी में क्या हो जाएगा, कम वाले को हम बोल देंगे अल्प परासरी। 2 भिन्न भिन्न परासरण दाब रखने वाले विलयनों में जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है अल्प परासरी विलयन कहलाता है। तो अल्प परासरी क्या हो गया, वही है सेम टू सेम, जैसे कि इसका परासरण दाब कम है और इसका परासरण दाब ज़्यादा, तो ये वाला कहलाएगा अति परासरी, ये वाला कहलाएगा अल्प परासरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इसके कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए देखेंगे न्यूमेरिकल हम। यूरिया का देखिए बोला गया है, यूरिया का 10% W/B और एक अज्ञात विलय के 5% W/B विलयन के समपरासरी है। ठीक है, अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करना, यानी कि दूसरे वाले का क्या, यहाँ पे यूरिया घोला गया, यहाँ पर क्या घोला गया, अज्ञात विलय की बात कर रहा है, पता नहीं है कौन सी चीज़ घोली गई, जो चीज़ घोली गई उसका अणुभार बताना है आपको। तो देखिए समपरासरी विलयन के लिए ये कंडीशन होती है, पीछे हमने बताया है। अब W/, देखिए पहले वाले में क्या है, W/B दोनों का दिया है, और यूरिया देखा है तो यूरिया का होता है 60, और तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। कैसे, W की वैल्यू हो गई हमारी 10 और B की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, 100, और यूरिया रखा है तो यूरिया का अणुभार M की जगह रख दिया हमने 60। ऐसे यहाँ पर रखना है, यहाँ पर लेकिन हमें M की जगह पता नहीं है M क्या घोला गया है, तो M की जब इसको वैल्यू को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, 60, 1 0 से 1 0, इसका 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरा देख लीजिए सवाल। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो यहाँ पर ये लिखा है V का मान, ठीक है, और ये लिखा है W का मान। 300 केल्विन ताप पर, यानी कि क्या ताप का मान लिखा है। इस विलयन का परासरण दाब, ये दाब का मान लिखा हुआ है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन, यानी कि स्मॉल m का मान आपको ज्ञात करना, और ये R का मान लिखा हुआ है आपको। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना होगा। पिछले वाले जो न्यूमेरिकल बताए थे उसी तरीके से है। ठीक है, पाई बराबर ये फार्मूला है, ये वैल्यू हमने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इस सवाल में, मतलब ये फार्मूला है हमारा, इसी से निकल के आया है फार्मूला। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपके वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाए 59241। ठीक है, और 941.17 ग्राम प्रति मोल इनवर्स आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में। तो दूसरा न्यूमेरिकल भी इजी है काफ़ी। देखिए 4% यूरिया विलयन, यूरिया यानी कि यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60। 4% यूरिया के
ठीक है। और एक अन्य कार्बनिक यौगिक, दूसरा वाला बोला गया कि विलयन के संपरासरी है यौगिक ए का अणुभार। देखिए यहाँ पर सेम टू सेम है, जैसा पहला सवाल आपको बताया था ये ऊपर वाला, इसी तरीके से ये सवाल आपका लगेगा। देखिए कैसे, ये पहली वाली कंडीशन, ये दूसरी वाली कंडीशन। तो पहले वाले में W का मान भी हमें लिखा है और M का मान यूरिया तो 60 और B का मान कितना हो जाएगा 100, 4%, यानी कि परसेंट को हटा दें कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारा। ठीक है, पहले वाले की तरह सेम रहेगा ये भी। और दूसरे वाले में केवल M की वैल्यू नहीं दी गई है, W की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 12 और V की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 180। कैसे करोगे देखो ईजी, ये बता देते हैं जल्दी। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 से 12 काट दो, 4 3 12, ये 60 बचा, 60 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए समदाबी विलयन, समदाबी मतलब हो जाएंगे समान पर दाब रखने वाले, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी विलयन संपरासरी भी होते हैं, यानी कि जो पीछे बताए C1 बराबर C2। अब देख लीजिए आइसोहाइड्रिक विलयन क्या होते हैं। आइसोहाइड्रिक ऐसे विलयन जिनके लिए समान ताप पर H आयन यानी कि ये जो pH मान होते हैं वो बराबर होते हैं, इनके pH मान भी समान होते हैं, उनको बोलेंगे हम आइसोहाइड्रिक विलयन। कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखा है लाल रुधिर कोशिकाएं एवं 0.16 नमन विलयन संपरासरी है। ध्यान से सुनेंगे, लाल रुधिर कोशिका यानी कि जो RBC होती है और 0.16 नमक का जो विलयन होता है वो संपरासरी होता है, यानी कि पराशर दाब समान होता है। तथा लाल रुधिर कोशिकाएं इस विलयन में रखने पर प्रभावित नहीं होती है। प्रभावित नहीं होती है इसका मतलब ये है कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे वो होंगी वैसे ही रहेंगी। लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ और हमें, जीव रक्त कोशिका या वनस्पति कोशिकाओं का अति पराशरी विलयन के संपर्क में आने पर जीव द्रव्य का अंदर से बाहर कोशिकाओं का सिकुड़ना जीव द्रव्य संकुचन कहलाता है। ठीक है, वहीं इनका अल्पराशरी विलयन के संपर्क में आकर फूल जाना या फट जाना क्या कहलाता है, हेमोलिसिस। तो देखिए जो आपको पहले बताया गया है, जो परासरण दाब होता है कम परासरण से अधिक परासरण की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो जीव रक्त कोशिका होती थी वो कहाँ जाती थी, अरे अति पराशरी विलयन में। तो क्या होता था, कम से अति पराशरी में जाएंगी तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी। और कम पराशरी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम पराशरी कोई दूसरा विलयन है कम पराशरी है तो उसकी सांद्रता कम है, और वो जीव रक्त में जाएगा तो जीव रक्त कोशिका क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और फूल के क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। इस क्रिया को बोलते हैं हम हेमोलिसिस। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरिकल आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।